गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 30 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर्स सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिस्टिक्स जीके सीरीज भी मिलेगा, आप सभी उसको भी देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीजें को जान सकेंगे और सीख सकेंगे। इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें और साथ साथ इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें, ये भी करते रहें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो शक्तिकांत दास थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अभी वर्तमान में हमारे आरबीआई गवर्नर जो थे वो शक्तिकांत दास थे और इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाया गया, 2024 तक कर दिया गया, यानी कि 3 वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये 25वें आरबीआई गवर्नर है। यानी कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हमारे देश के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। तथा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई की स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ये आपका आरबीआई जो है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को। अगला प्रश्न है कि कन्नड़ फिल्म के महानायक थे पुनीत राजकुमार, इनका निधन हो गया। काफी जो है वो आपका कन्नड़ फिल्म में दुख का माहौल है अपने देश के अंदर, क्योंकि जो है वो आपका कन्नड़ फिल्म के महानायक थे। कौन? तो पुनीत राजकुमार, और इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। इन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पुनीत राजकुमार को अप्पू के नाम से जाना जाता था और ये डॉक्टर राजकुमार के बेटा थे। इनका जन्म 1975 में चेन्नई में हुआ था और बाल फिल्म के लिए बहुत इन्होंने काम किया था। और जाकर समझिए कि आज जो है वो इनका निधन हो गया, तो काफी जो है वो देश को इससे हानि है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शौकत मिर्जी योयो आपका राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? तो शौकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति बने। कहाँ के? तो उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है, ध्यान रखिएगा। ताशकंद इसका राजधानी है और इसके राष्ट्रपति ये दूसरी बार बने हैं। दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं उज्बेकिस्तान के। कौन? तो शौकत मिर्जियोयेव आपका दूसरी बार राष्ट्रपति बने उज्बेकिस्तान के, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगला प्रश्न है, मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो अभी बहुत जो है वो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। आवाज में भी मेरा परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो फिर भी जो है आप सभी मेहनत करें, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अपना डेली का जो होमवर्क है उसे पूरा करते रहना चाहिए। हम भी करते हैं, आप भी करें। और जो भी आपका वीडियो जाता है या पीछे का वीडियो है वो सब रिवाइज करके देखते रहें, आपके लिए काफी सहयोगी होगा। क्योंकि यही मौसम है जिसमें आपको बहुत सारे परीक्षाओं से सामना करना है, इसलिए आप सभी ये समय को ऐसे ही ना जाने दें। क्योंकि आने वाले समय में बिहार दरोगा, बीपीएससी, इसके अलावा एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारे परीक्षाएं हैं। इसलिए इस मौसम को जो है या इस समय को बेकार नहीं जाने दें, इसको जो है यूज करें और इसके साथ जो है वो अपनी तैयारी को जारी रखें, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अपने डेली रूटीन को जो है वो कभी बर्बाद न होने दें। कल है सार्थक क्या है? काफी चर्चा में है सार्थक।
तो भारतीय तटरक्षक पोत है या फिर भारतीय गश्ती जहाज है क्या सार्थक, इसका निर्माण किया है गोवा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा सार्थक का ये भारतीय तटरक्षक पोत है या गश्ती पोत है या इसे निगरानी पोत भी कह सकते हैं। गोवा कमीशन में इसे शामिल किया गया है सार्थक को। इसके अलावा जो है सार्थक के पहले विग्रह और सजग भारतीय तटरक्षक पोत थे, ये भी आपका जो है वो गश्ती पोत थे या निगरानी पोत थे। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सार्थक क्या है, तो यह एक भारतीय तटरक्षक पोत है, भारतीय गश्ती जहाज है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जस्टिस आर.वी. रविंद्रन समिति के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस मामले की जांच हेतु एक कमेटी गठित किया है। काफी चर्चा में अभी पेगासस आप देखते होंगे, बार बार चर्चा में रहता है, क्या है पेगासस। तो इसकी जांच के लिए जो है एक सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया है, जिसके अध्यक्ष जो है आर.वी. रविंद्रन है इस समिति के। तो ध्यान रखिएगा कि पेगासस मामले के लिए जो इस कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने किया, उसके अध्यक्ष कौन है, तो आर.वी. रविंद्रन है। टोटल 3 सदस्य। क्या है पेगासस, तो पेगासस जो है वो इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है, इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है। इस पे जो है वो कहा गया है कि ये भारतीय नागरिकों की जासूसी करता है, भारतीय नागरिकों की जासूसी करता है सॉफ्टवेयर। तो इसकी जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है कि क्या ये सही है, जांच करती है या नहीं। इसी के लिए आपका जो है वो आर.वी. रविंद्रन कमेटी की अध्यक्षता में इसकी कमेटी का गठन हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका गठन किया है। क्या है, तो यह पेगासस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, इजराइल का सॉफ्टवेयर है और इसमें ऐसा जो है कहा जाता है, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ किया है। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, मनसुख मंडाविया, इन्हीं के द्वारा जो है इसका अभियान शुरू किया गया है। और ये क्या है, निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो निमोनिया का वैक्सीन है। निमोनिया बीमारी है जो कि फेफड़ा का बीमारी होता है, हमारे फेफड़ा को खराब करता है, इसमें पानी भर जाता है। तो जिसके कारण जो है ये वैक्सीन को जो है वो आपका विस्तृत अभियान के तहत जो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है वो आपका सर्वव्यापी आंदोलन शुरू किया गया, जिसको मनसुख मंडाविया ने जो है शुरू किया है। अगला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पर आया भयंकर तूफान। काफी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही के एक शोध के तहत पता चला कि हमारे सौर मंडल के जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उस पर एक भयंकर तूफान आया, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि ये तूफान पृथ्वी को भी प्रभावित करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये घट गया है, जिसके लेकर काफी चर्चा में। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि हाल ही में किस ग्रह पर भयंकर तूफान आया जिससे पृथ्वी को भी खतरा था, तो वो था बृहस्पति का। तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी बृहस्पति था, लेकिन पिछले वर्ष ही जो है वो शनि के उपग्रहों की संख्या ज्यादा हो गई खोज होने से। तो इस तरह से सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ध्यान रखिएगा। हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। ये सब पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये सब आप देखते रहेंगे, काफी हमेशा परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछते रहता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो के.वी. कामत को चुना गया है। के.वी. कामत साहब को आपका NABFID का अध्यक्ष चुना गया। ये क्या है, तो विकास योजना से संबंधित फंड यही जारी करता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही जो है वो विकास योजना से संबंधित फंड जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना लॉन्च किया किसने, तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के द्वारा आपका आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, तो सभी छात्रों को शिक्षा देना उद्देश्य, यानी कि सभी छात्रों को शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी उस राज्य में छात्र है वहाँ उस सोसाइटी में जाकर
जो भी लोग हैं वो स्वयं सेवक के तौर पर जो है वो जाकर जो है वहाँ शिक्षा देंगे। 20-20 बच्चे को बैठा कर उन्हें 1-1 घंटा जो है शिक्षा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु के स्टालिन सरकार के द्वारा लाया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हैं। इसके अलावा भी देखिए कि वहाँ के हाल ही में राज्यपाल चेंज किया गया। वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि को बनाया गया जो कि हमारे बिष्ठा के थे। इसके अलावा वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्हें कहाँ भेजा गया, तो पंजाब में भेज दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि बनवारी लाल पुरोहित थे। अगला है कि अफ्रीकी संघ ने सभी गतिविधियों के लिए देश को निलंबित किया। कि देश को निलंबित किया तो सूडान को निलंबित किया। अभी एक ही तो वीडियो पहले हम लोग देखे थे कि सूडान के राष्ट्रपति को तख्ता से वहां के सेना तख्ता पलट की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया था और वहां पर सेना का अधिकार हो गया था। तो यही अफ्रीकी संघ, वहां के सूडान आपका अफ्रीकी देश है, तो सूडान को जो है वो फिर जो सेना जो है तख्ता पलट करके वहां पर शासन सत्ता स्थापित किए, इसको जो है वो निलंबित किया। किसने, तो अफ्रीकी संघ ने इसको निलंबित किया और कहा कि सूडान में असंवैधानिक तरीका से तख्ता पलट हुआ, यानी कि संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, ये असंवैधानिक तरीका से वहां तख्ता पलट करके सेना के द्वारा वहां की शासन सत्ता चलाई जा रही है। इसके लेकर अफ्रीकी संघ ने इस पर आवाज उठाया है और उसे निलंबित किया है। किसको, सूडान को। आपका अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, प्रश्न पूछता है, तो आदिस अबाबा। आदिस अबाबा इसका मुख्यालय है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया के राजधानी है आदिस अबाबा और यही अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। अगर यूरोपीय संघ का मुख्यालय देखें तो ब्रुसेल्स होता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया, तो इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के द्वारा किया गया है। ब्रुनेई के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है, जो कि बंदर सेरी की राजधानी, ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। ध्यान रखिएगा, बंदर सेरी इसकी राजधानी है ब्रुनेई का। और यहीं पे जो है वो आपका आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 संचार एवं संस्कृति पर ध्यान देना इसका उद्देश्य था और इसमें भारतीय पीएम मोदी प्रतिनिधित्व भी किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये ध्यान रखेंगे। आपका आसियान की स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया जकार्ता। 10 देश इसके सदस्य हैं आसियान का, भारत नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत 1992 में आसियान से संबंध स्थापित किया था, यानी कि 1992 से पहले भारत आसियान से संबंध स्थापित नहीं किया था। 1992 में पहली बार इससे संबंध स्थापित किया था और 1991 के लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया था भारत 1991 में और उसी के तहत आसियान से संबंध स्थापित किया था। और 2022 में भारत और आसियान के बीच संबंध का 30 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसी के लेकर 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष मनाएगा। 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष मनाएगा, क्योंकि 30 वर्ष होगा भारत और आसियान के संबंध स्थापित हुए, क्योंकि 1992 में भारत का आसियान के साथ संबंध स्थापित हुआ था। इसके लेकर जो है वो 2022 में 30 वर्ष होगा। तो भारत आसियान मैत्री वर्ष कब होगा, तो 2022 आप रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए, यानी कि एक पुस्तक है कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसकी है, तो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का है। रमेश पोखरियाल का ये पुस्तक है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, और इस पुस्तक को प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया है, इसलिए पुस्तक चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसका है, तो रमेश पोखरियाल का है। तो आज हम लोगों ने 12 प्रश्न लगभग देखा। तो सिर्फ ये 12 में प्रश्न नहीं रहता है आपका, इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सभी इसको देखें, पीछे का भी वीडियो रिवाइज करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे परीक्षाएं हैं। इसलिए आप सभी मजाक इससे करना बंद करें और आप जो है वो सीरियस होकर इस क्लास को देखें और क्लास को शेयर करते रहे, फॉलो करें, साथ में शेयर करते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब होता रहना चाहिए और इसके साथ आपका तैयारी भी बेहतर होते रहना चाहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।